गुड मॉर्निंग 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। आज हिंदी में हम शुरू करने जा रहे हैं नया लेसन रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता गीत अगीत। तो ये कविता शुरू करने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में जान लें। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में 30 सितंबर 1908 को हुआ। वह सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए। मनोनीत यानी चुने गए। भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया। पद्म भूषण भी मिला, तो याद रखना ये रामधारी सिंह दिनकर जी को पद्म भूषण भी मिला। दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कौन सी पुस्तक पर? साहित्य के 4 अध्याय। अपनी काव्य कृति उर्वशी, बहुत उनकी प्रसिद्ध काव्य कृति है उर्वशी, के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आपको ये याद रखना है, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। दिनकर की प्रमुख कृतियां हैं हुंकार, कुरुक्षेत्र, ऋषिमरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी और संस्कृत के 4 अध्याय। तो उनकी इन पुस्तकों के नाम याद रखने हैं, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। दिनकर ओज के यानी जोश के, तेज के कवि माने जाते हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, ओजस्वी और सरल है। दिनकर की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के सत्य के प्रति सजगता यानी जागरूकता, अलर्टनेस। दिनकर में विचार और संवेदना यानी भावनाएं, इमोशंस का सुंदर समन्वय यानी मिश्रण, कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। इनकी कुछ कृतियों में प्रेम और सौंदर्य का भी चित्रण है। तो अब बात आती है कि हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं गीत अगीत, इसमें क्या है। तो कवि ने क्या कल्पना की है कि जो पशु पक्षी होते हैं उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, उनके मन में भी ममता की भावना है, उनके मन में भी हर तरह के भावनाएं आती हैं उनके मन में, उनके मन में भी मानवीय राग है। परंतु पशु पक्षियों के पास वो भाषा नहीं है जिससे कि वो व्यक्त कर सके। तो क्या उनकी भाषा को व्यक्त ना करे जाने के कारण उनका प्रेम नहीं है, उनकी ममता नहीं है। तो कवि ने ये बताया गीत यानी जिसे व्यक्त कर दिया, जिसे एक्सप्रेस कर दिया, और अगीत अव्यक्त यानी जिसे एक्सप्रेस नहीं किया। तो भावना का ज्यादा महत्व है क्या या अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन का ज्यादा महत्व है। तो कवि ने ये क्वेश्चन फॉर्म में पूछा है, प्रश्न पूछा है, परंतु कहना वो क्या चाहता है कि भावनाएं भले वो ममता की हो, प्रेम की हो, उनका ज्यादा महत्व है, उनको व्यक्त करना या व्यक्त ना करने का उतना महत्व नहीं, क्योंकि पशु पक्षी जानवरों के पास वो भाषा नहीं है जो हम समझ सके। भाषा तो है, वो बोलते तो हैं, परंतु जो भाषा हम समझ सके ये भाषा उनके पास नहीं है। तो आइए देखते हैं कविता गीत अगीत, व्यक्त अव्यक्त। तो कवि पूछता है गीत गीत कौन सुंदर है। एक क्वेश्चन उसके मन में आया कि व्यक्त की गई भावना सुंदर है या अव्यक्त भावना सुंदर है। तो कुछ उदाहरण देता है। गाकर गीत विरह के तटनी, पहले गाते हैं इसको। वेगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता, देखे स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझर के सपनों का मैं भी सबको गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निर्झरी, पाटल मूक खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो ये कवि पूछ रहा है, तो हम देखें इसका अर्थ देखें। गाकर गीत विरह यानी सेपरेशन, बिछड़ जाना। तटनी यानी नदी। वेगवती बहुत जोर से, वेग से, बहुत
तेज चाल से बहती जा रही है। दिल हल्का कर लेने को, अपने दिल को हल्का करने के लिए, यानी अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपलो, उपले यानी उपलों को अंडरलाइन करो, उपले यानी किनारे, कहती जाती है। कल 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 आवाज करती हुई नदी बहती रहती तेज। तो कवि ने ये कल्पना की है कि वो किनारों को कुछ कहती है कि किस प्रकार मैं अपने जन्म स्थल से अलग होकर अब सागर में मिलने के लिए बहती जा रही हूँ। तो नदी जो है वो अपनी इन भावनाओं को किनारों को छू छू कर अपनी धाराओं से वो कुछ कहती रहती है। ये कवि की कल्पना है। तट पर एक गुलाब सोचता और उसी किनारे पर एक गुलाब का पौधा है, पेड़ है। देते स्वर यदि मुझे विधाता, विधाता यानी भगवान, अगर मुझे भी भगवान ने स्वर दिए होते बोलने के, अपने पतझड़ के सपनों का, किस प्रकार पतझड़ में मैं झड़ जाता हूँ, आज खिला हुआ गुलाब हूँ, कुछ दिन बाद झड़ जाऊंगा। तो मैं अपने इन पतझड़ के सपनों का, कि किस प्रकार मैं पतझड़ में झड़ जाता हूँ, मैं भी जग को गीत सुनाता। अगर काश मेरे पास भी स्वर होते तो मैं भी अपने ये गीत संसार को सुनाता। नदी तो कह रही है किनारों को कि कैसे वो तट से छूटकर अपने जन्म स्थल से, अपने ओरिजिन से छूटकर बह रही है। मैं किसे कहूँ? तो कवि फिर क्या कल्पना करता है, गा गा कर बह रही निर्झरी। तो निर्झरी भी किसका समानार्थी है, पर्यायवाची है नदी का। नदी, सरिता, निर्झरी, तटनी, ये सब किसके समानार्थी हैं, नदी के। बह गा गा कर बह रही निर्झरी, तो नदी तो है वो लगातार बहती जा रही है, गा गा कर अपने तटों को छूती हुई। नदी की आवाज आती है ना, पानी की कलकल की आवाज। पाटल, पाटल यानी गुलाब। तो ये भी याद रखिए, गुलाब का पर्यायवाची क्या है, पाटल। मूक, मूक यानी चुप, मूक यानी चुप। खड़ा तट पर है और गुलाब, नदी बहती जा रही है कल कल आवाज करती हुई और किनारों को कुछ कहती जा रही है, परंतु बेचारा गुलाब जो है वो चुपचाप खड़ा किनारे पर सोच रहा है, काश मेरे पास भी स्वर होते तो मैं भी अपने पतझड़ में जो मैं झड़ जाता हूँ, इस भावना को मैं पूरे संसार को बता सकता। तो चुपचाप खड़ा सोच रहा है। फिर कवि पूछते हैं, अब मुझे ये बताओ, गीत, गीत यानी नदी का अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अगीत गुलाब का अपनी भावनाओं को न व्यक्त कर पाना, इन दोनों में से कौन सी भावना ज्यादा सुंदर है? तो कवि का कहने का अभिप्राय यही है कि भावना प्रेम की, ममत्व की, वो ज्यादा महत्व रखती है, ना कि उसको व्यक्त करना या ना व्यक्त करना या अव्यक्त करना। ठीक है, तो पहला उदाहरण हमने ले लिया नदी और गुलाब का। अब दूसरा उदाहरण कवि ने क्या लिया है, बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, पंख फुला नीचे खोते में शुकी बैठ अंडे है सेती। गाता शुक जब किरण बसंती, छूती अंग परण से चनकर, किंतु गीत शुकी के किंतु शुकी के गीत उमड़कर रह जाते स्नेह में सनकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मगन शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो देखिए अब इसका अर्थ, शुक, शुक यानी तोता है, पैरट। उस घनी डाल पर खोते, खोते यानी घोंसला पर छाया देती। तो एक पेड़ है, एक पेड़ के ऊपर एक तोता, एक पैरोट बैठा है और वो जो है नीचे घोंसले पर, वो डाल जो है वो छाया दे रही, उसका घोंसला है और तोता घोंसले की एक डाल के ऊपर बैठा है और वो घोंसले को छाया दे रही है। पंख फुला नीचे खोते में, शुकी बैठ अंडे हैं सेती। शुकी यानी तोता, मादा तोता, राइट। तो वो नीचे घोंसले में अंडे हैं, तो अंडों को हैचिंग कर रही है, यानी उनको सेह रही है ताकि उनमें से बच्चे निकले। यही प्रोसेस होता है पक्षियों का। तो नीचे घोंसले में एक मादा तोता बैठी है। मादा तोता क्या कर रही है, वो अंडों को गर्माहट दे रही है।